है देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना आपका यहाँ पर कि इफ रोड ऑफ द प्लेस हॉरिजॉन्टल व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सो दैट अ स्कूटर गोइंग इतना डज नॉट स्लिप। तो आप बताइएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है तो आप बताइए कि अगर स्कूटर ऐसे जा रहा है ऐसे वेलोसिटी से तो इसमें म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में वो रहे। इसका फॉर्मूला डेराइव किए हुए हैं डायरेक्ट। चलिए नीतीश कुमार बोलिए फॉर्मूला जल्दी से। प्रणव आप बोलिए फॉर्मूला जल्दी से बोलिए, जिनका नाम लेते हैं फॉर्मूला आप लोग नहीं आते। प्रणव बोलिए जल्दी से फॉर्मूला बोलिए उसका, बहुत बार पूछ भी चुके हैं। माधुरी कुमारी आप बोलिए, उनको भी नहीं याद है। आवाज बंद का मतलब याद नहीं है। क्या चीज का देखिए ना हाँ ऊपर फिगर में बना हुआ। इसका म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन चलता रहे। वी स्क्वायर बाई आर जी। ये स्क्वायर, वेरी गुड, आपको याद था। देखिए यही फॉर्मूला चाहिए। नीतीश कुमार याद हो गया? अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ बोलिए। आर डब्ल्यू स्क्वायर बाई जी किसके लिए है? तो उसी में ना होगा सर। एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया है, लीनियर वेलोसिटी। स्पीड देख लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर एंगुलर में देता ना तो हम वो फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ एंगुलर में दिया नहीं है वो। स्पीड जिसके तो इसके हिसाब लिए से बी देगा स्क्वायर तब बाई आर फॉर्मूला। जी लगेगा। हाँ और आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी जब होगा, दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस इतना ही सोच लीजिए। इक्वल करके ही क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन अगर स्पीड एंगुलर में दिया रहता तब ये लगाते, और लीनियर में दिया है तब ये लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकंड कहते हैं, ये बात आपको पता है। और रेडियस ऑफ यहाँ जो दिया हुआ है आपका प्रीवियस प्रॉब्लम में 10 मीटर दिया है, इंटू 10 यानी 0.25 हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। एक 11 नंबर भी नीतीश कुमार पूछे हैं, वो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए कहता है सीलिंग फैन है। क्या है? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब आपका जो है जहां बैठे हुए हैं ना उसके ऊपर देखिए वो सीलिंग फैन मतलब पंखा जो आपका घूम रहा है ना, वो पंखा वाला बात है। ये पंखा ऐसे है और पंखा जब घूमता है तो उसमें डायना होता है लगा हुआ है ना, और ये इस तरह से घूम रहा है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। अब ये डायना ऐसे घूम रहा है, कहता है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं तो ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स पहले इधर लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्टैटिक वाला, एक mg लगेगा नीचे और एक नॉर्मल लगेगा ऊपर। और अगर ये ऑब्जेक्ट पंखा पर चिपक करके घूम रहा है साथ साथ तो फ्रिक्शन फोर्स हर साल में इसको बैलेंस किए हुए रहेगा। इतना बात समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको अगर समझते हैं तो कहता है ब्लेड का जो डायमीटर दिया हुआ है ना 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें रेडियस जब यूज कीजिएगा आप, क्योंकि रेडियस जब यूज कीजिएगा तो 120/2 यानी 60 सेंटीमीटर रेडियस यानी 0.6 मीटर यूज कीजिएगा। इतना बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा दिया हुआ है, कितना दिया है? 1500 आरपीएम यानी 1500 चक्कर 1 मिनट में लगा रहा है। 1500 आरपीएम दिया है। जब 1500 आरपीएम दिया है, 1500 आरपीएम दिया है, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है, तो इसको जब बदलने चलिएगा तो आप ओमेगा बड़ा लिखिएगा 1500, क्योंकि ऐसा यूनिट में यूज करना है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 बार का कटेगा, यानी आ जाएगा ये 50, यानी ओमेगा बराबर आ गया 50 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब देख लीजिए पर सेकेंड इस तरह से आपका आ गया यहाँ पर रिलेशन। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से। देखिए अब आगे अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर बात आप आगे करते हैं इस पर ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, तब क्या होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है आपका
रिवोल्यूशन दे दिया। क्वेश्चन फिर कहता है मास ऑफ पार्टिकल है जो 1 ग्राम है, हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन फैन रन एट फुल स्पीड। तब फुल स्पीड पर नाच रहा है, तब फोर्स का बात कर रहा है, तब फोर्स इसमें कौन सा लगेगा, mv²/r, यानी वही स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मास है 1 ग्राम है, 1 ग्राम को 10⁻³ kg लिखते हैं, रेडियस 0.6 है और ओमेगा जो होगा 50 पाई का स्क्वायर होगा। बस समझ लीजिए बात को, इतना जब समझ लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका फोर्स आ गया। यही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, पार्टिकल, किसके चलते, तो रोटेशन के, रिवोल्यूशन के चलते, यानी चक्कर जो मारा उसके चलते पार्टिकल पर इतना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। कहता है उसके बाद हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो आपका पार्टिकल पर ये फोर्स कौन लगा रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। हाउ मच डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड एलोंग द सरफेस, कहता पार्टिकल जो है एलोंग द सरफेस ऑफ ब्लेड पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, यानी कि दोनों का आंसर एक ही होगा। फ्रिक्शन फोर्स भी जो होगा आपका यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी जितने तरह का फोर्स इसमें पूछ रहा है सबका आंसर सेम हो जाएगा। एक बार कह रहा है कि किसके चलते रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते लग रहा है। फिर कह रहा है पार्टिकल जो है ब्लेड पर सरफेस के लोग कौन सा फोर्स लगा रहा है, तो फ्रिक्शन, तो वो भी आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी दोनों में आंसर आपका एक ही रह जाएगा जो ये आंसर आया है। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 23-24 नंबर है, तो 23-24 नंबर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपका, है ना, 23 और 24। तब तक आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए। देखिए सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतनी समझ लीजिए। सर हाँ बोलिए। 20 का देखते लेते। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, पहले ही बोल दिए हैं कि आप व्हाट्सएप पर भेजिए, इसका मतलब घर पर नहीं बना, अभी बैठ के बना रहे हैं, सेंड कर दिए हैं, बहुत लेट बाद जा। किए होंगे तब इसका मतलब। चलिए यहाँ देखिए बता देते हैं। देखिए 20 नंबर है, देखिए 20 नंबर कहता है कार गोइंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, द स्पीड इंक्रीज एट अ रेट ऑफ dv/dt। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक गोलंबर है, क्या है, एक गोलंबर है, ये गोलंबर बना दिए हैं, ठीक है, क्या बना दिए, गोलंबर। गोलंबर पर साइकिल आपको चलाने आता होगा, बहुत बार घुमाए होंगे, तो लेकिन यहाँ कार है, आप बैठ जाइए कार में, ड्राइवर को कहिए कि गाड़ी स्टार्ट करो, ड्राइवर को क्या कहिए, गाड़ी स्टार्ट करो, और गाड़ी में एक्सेलरेटर दबा के रखना है, एक्सेलरेटर दबा के रखना मतलब छोड़ना नहीं है। तो गाड़ी का स्पीड पहले 0 से चालू होगा, शुरुआत 0 से, और कहीं से भी, यहाँ से हो सकता है गाड़ी स्टार्ट हुआ चलना, 0 स्पीड से चलना शुरुआत हुआ, और धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, और गोलंबरे का चक्कर मारते हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, कभी ना कभी तो आप स्लिप कीजिएगा, कभी तो कभी ना स्लिप कीजिएगा। तो मान लेते हैं आप सर्टेन स्पीड के बाद स्लिप करने वाले थे, तो आपका उस समय स्पीड इधर जो था, सर्टेन स्पीड के बाद आप स्लिप करने वाले हैं, तो कहता है कि यहाँ पर पहले ये बताइए, जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पहले ये बताइए हमको, बोलिए जल्दी से। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये आपका आइसोलेशन एक टेंजेंटियल, गाड़ी का आइसोलेशन दिया हुआ है, इधर की ओर भी एक फोर्स लगेगा, कौन, मास गुने एक्सेलरेशन, गाड़ी में आइसोलेट कर रहा है गाड़ी को, तो लगेगा कि नहीं, स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे, तो दो फोर्स गाड़ी पर लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसमें फेंकाने वाला होगा, और किए, तो याद कीजिए जब गाड़ी से कभी भी गोलंबर पर फेंकाइएगा ना, तो इधर नहीं फेंकाइएगा, इधर तिरछा फेंकाते हैं, क्यों, जिस समय आप स्लिप करते हैं उधर एक फोर्स ये भी लगते रहता है, तो यानी आप जब इधर फेंकाने वाले होंगे, नेट फोर्स जब इधर आने वाला है, तो फ्रिक्शन आपको इधर आके अपोज करेगा, इधर से फ्रिक्शन लगेगा इस कंडीशन में। ये बात पहले समझने की कोशिश कीजिए। 4 व्हीलर पर बैठ जाइए, ड्राइवर को कहिए थोड़ा स्पीड में गाड़ी चलावो,
और जब स्लिप करेगा उस समय स्टडी कर लीजिएगा कि किधर आप फेंकाने वाले थे। यानी दो फोर्स लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये लिख देते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका, इस बात को समझ लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है आपका। तो आपको सर कहता है, हाँ बोलिए। सर आप बोले थे फ्रिक्शन तो स्लिप होने से बचाता है ना, ग्रिप बनाता है सर, तो जब फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट में तो गाड़ी कैसे स्लिप करेगा? इसका मतलब पूरा वीडियो आप ध्यान से नहीं देखे हैं। हम बोले हैं कि फ्रिक्शन बचाता है, लेकिन उसके औकात से बाहर चलेगा तो कहां तक बचाएगा? वो बचाता जरूर है, लेकिन उसके औकात से बाहर चले जाएगा। मतलब फ्रिक्शन जितना ताकत से बचा रहा है उससे ज्यादा लगाइए तब तो फेंकाइएगा। अगर फ्रिक्शन हमेशा बचाते रह जाता तो रोड पर आज कोई एक्सीडेंट नहीं होता। रोड पर मैक्सिमम एक्सीडेंट मुड़ते समय होता है, या नहीं तो कोलिजन वाला होता है। तो मुड़ते समय ही ज्यादा लोग गाड़ी अपने आप फेंकाता है। क्यों? टर्निंग कहीं भी हो आपको यही कंडीशन आ जाएगा। टर्निंग ले लिए, एक आपका फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, और इसी दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के अपोज में वो बैलेंस करता है। जस्ट फेंकाने वाला, इसमें ये नहीं बोला है, इसमें बोला है कि जस्ट फेंकाने वाला है। क्वेश्चन पढ़िए 20 नंबर में कहता है जस्ट स्लिप करने वाला है, तो स्लिप नहीं किया, जस्ट स्लिप वाला है। तो जस्ट स्लिप वाले में क्या होगा, याद कीजिए, इस दोनों फोर्स को ये बैलेंस करेगा, बस इतना ही सोच लीजिए। और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा आपका F बराबर ओ म्यू एन होगा, और N बराबर mg यहां नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है दिखाने का। यानी कि अगर आप समझिएगा, देखिए सब कुछ समझा चुके हैं, अगर आप यहाँ फेंकाने वाले थे इस कंडीशन से, किस कंडीशन से, तो जरा गौर कीजिएगा, इस कंडीशन से आप फेंकाने वाले थे तो याद कीजिए आपके पास कितने सारा फोर्स लग रहा है। ऐसे अगर आप यहाँ पर फेंकाने वाले थे इस पोजीशन से, तो इधर की ओर mg, इधर की ओर आपका सॉरी नॉर्मल, इधर की ओर mg, इधर mv स्क्वायर बाई आर, और एक m में फोर्स इधर लगेगा, एक m में फोर्स इधर लगेगा, और mg यहाँ जो लग रहा है नॉर्मल, mg यहाँ पर लग रहा है ऊपर, सॉरी नॉर्मल ऊपर और mg नीचे। तो ऊपर नीचे दिखाने का एक टेक्निक है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, नॉर्मल में डॉट कर दीजिए क्योंकि ऊपर की ओर लग रहा है, और mg बोर्ड के नीचे लग रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। अब यहाँ से इतना बात अगर समझ गए तब क्या होगा, नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा, बस इतनी सोच लीजिए, नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स जो स्टैटिक हुआ वो हो गया म्यू mg हो जाएगा। एक बात यहां से समझ गए। ऑल्सो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, किसका, इस दोनों फोर्स का, तो दो फोर्स 90 डिग्री पर है, तो एम ए का होल स्क्वायर होगा और प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, बस इतना ही समझ लीजिए, इतना होगा, एम भी स्क्वायर बाई आर का अंडर रूट होगा, और उसको भी बैलेंस करेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा स्टैटिक वाला, वो अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, एम ए का होल स्क्वायर और प्लस एम भी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर होगा। देखिए हम बार बार कहते हैं, जो लोग, बहुत लोग तो यहाँ पर फिर से पढ़ाई लिखाई बंद किए हुए हैं क्योंकि हमको लक्षण पता चल जाता है ना। अब बाद में कहेंगे सर समझ में नहीं आता है, तो रुकिए ना, पहले वर्क ऑफ एनर्जी को बाद पार होने दीजिए हमको, उसके बाद पता चल जाएगा कि मेहनत नहीं करने का सजा क्या होता है। जो देखिए इसको अब लिखिएगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो सोचिए कि अब क्या होगा। जब तक आप स्क्वायर कीजिएगा तो इधर म्यू mg था, तो म्यू mg था तो स्क्वायर कीजिएगा तो आप ही बताइए क्या होगा। ये म्यू mg है फोर्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, तो लिखिएगा म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कीजिए तो m स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर कर लीजिए तो m स्क्वायर v का पावर 4 और r स्क्वायर होगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर हम सारा टर्म एकदम क्लियर लिख दिए हैं। अब देखिए m स्क्वायर सब में कॉमन आके कट जाएगा, आपको वेलोसिटी निकालना, इसको इधर लाइए, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर
v का पावर 4 बाई आर स्क्वायर। अब इससे जब इसको कीजिए तो गुना में आ जाएगा, यानी v का पावर 4 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसलिए v बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद इसका ब्रैकेट लेकर के पावर जो होगा 1/4 भाग जाएगा। क्यों? इधर v का पावर 4 था। यही आपका आंसर हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी में। बन गया? आगे बढ़े सर वहाँ पे एम स्क्वायर क्या हुआ? एम स्क्वायर कॉमन आके कट गया। मैथ के आप स्टूडेंट हैं, देखिए एम स्क्वायर था। सर तीनों कट गया। ओहो, मैथ के टांग तोड़ते हैं आप लोग। रुकिए पहले 1 मिनट, हम 2 स्टेप कर ही देते हैं। आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इतना जल्दी, कहाँ चला गया कपड़ा छा। देखिए दोनों नहीं कटेगा तो एगो कटेगा। ओह चलिए यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर इधर है ना, इससे कॉमन, और म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अलग लिख लीजिए, और इक्वल टू इसमें दोनों से एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आप ही बताइए। ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस v का पावर 4 और आर स्क्वायर। अब बताइए हम कटेगा दोनों तरफ का, उधर कॉमन लेके कटेगा, प्लस में था। यस सर हम लोग कॉमन ले लिए थे। ठीक है, आप समझ में आ गया? यस सर। अब आगे क्वेश्चन बताएंगे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़िए, तब तक इधर हम अपना काम कर रहे हैं। 24 बता दिए सर। 24 नंबर हाँ क्वेश्चन बता 24 बता दिए सर। बताए हैं, हाँ पिछले क्लास में बताए हैं। चलिए हम 25 नंबर बताते हैं और 26 नंबर, 24 के बदले 25 बताते हैं अपने मन से हम, और उसके बाद 26 नंबर आप लोग बनाइएगा। तुरंत टाइम देंगे बनाने के लिए आप लोग। 26, 27 का फिर 30 नंबर है। देखिए जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे उनको कष्ट नहीं होगा, बस इतने सोच लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं थ्योरी में। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं आप, 25 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या होता है वो समझ लीजिए। 25 नंबर प्रॉब्लम देखिए 25 में कहता पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब ग्रेविटेशन में फेंका गया है। u स्पीड से ऐसे फेंक दिए हैं आप, जब फेंकिएगा तो ये ऐसे चलेगा। बात सीधा सा समझ लीजिए बात को। अब कहता है कि थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए हैं, तो कहता है क्वेश्चन में कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पाथ नियर हाईएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन इधर है, कहता है यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट को कंसीडर कीजिए। तो ये पार्ट सीधा है कि टेढ़ा होगा, ये बताइए आप लोग पहले। जब ये ऐसे जा रहा है पैराबोलिक पाथ में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ थोड़ा सा पाथ को अगर कंसीडर कीजिएगा तो ये पाथ सीधा होगा कि टेढ़ा होगा? सीधा होगा। सीधा कैसे होगा? कर्व ना होगा जी, कर्व है पूरा टेढ़ा होगा सर। तो ये कर्व होगा। जब कर्व होगा ये, तो कर्व होगा तो इसका रेडियस होगा, क्योंकि कर्व अगर है तो उसका रेडियस होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर कंसीडर कीजिएगा तो उसका सर्कुलर मोशन का इफेक्ट यहाँ दिखेगा। याद कीजिए यहाँ सर्कुलर मोशन का इफेक्ट दिखेगा कर्व है तो, और सर्कुलर मोशन का इफेक्ट दिखेगा तो यहाँ एफबीडी बनाते हैं, तो एगो एमजी तो इधर लगवे करेगा, और इस एमजी फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? तो एमवी स्क्वायर बाई आर कर रहा है। बस समझ लीजिए, इस एमजी फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? तो एमवी स्क्वायर बाई आर कर रहा है, क्योंकि कर्व पाथ का सर्कुलर मोशन का पोर्शन उधर है। आप समझ सकते हैं बात को, अच्छी तरह से देख लीजिए। तो एमवी स्क्वायर बाई आर है, और ये क्या है? एमजी है। ये क्या है? आपका एमजी है। बात समझ में आया? तो बात समझने की कोशिश कीजिए। हम कहना क्या, ऐसे 1-2 मिनट में मीटिंग कटेगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब आप बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि एमवी स्क्वायर है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही आर कहते हैं, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आप लिखिएगा एमवी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एमजी। कहीं सर यहाँ नॉर्मल लगेगा? तो हवा में है इसलिए नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि पार्टिकल हवा के थ्रू जा रहा है, इसलिए नॉर्मल नहीं लगा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ एमएम कट करके क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होगा वी स्क्वायर बाई जी होगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ वेलोसिटी आखिर कितना होगा।
क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, ये बात समझ लीजिए। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, तो कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होता है, ये वेलोसिटी सर, भी कितना होता है? सर हाँ, जीरो बोलिए, बोलिए। जीरो जीरो होगा। सर जीरो होता है। और बोलिए, दूसरा लोग बोलिए। यू cos थीटा। यू कॉस थीटा होता है, जीरो नहीं होता है। याद कीजिए, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ भी यू कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है, बचता है सिर्फ कौन, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, यू कॉस थीटा। यानी कि यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब आई जी, तो आप ही बताइए यहाँ पर अब आर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। आपका आंसर हो गया। इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जबकि 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन यानी 25 के बाद जो 26 नंबर कहता है वही प्रीवियस प्रॉब्लम में चलिए, यानी फिर से उठा करके फेंकिए किसको, गेंद को, फिर से उठा के फेंकिए किसको, गेंद को, और फेंकिए फिर से आप वही यू स्पीड से, यू स्पीड से। तो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे करके ऐसे ही जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह से कर रहा है कि इसको आप फेंकिएगा, इसी तरह से ऑब्जेक्ट जाएगा ये। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में कह रहा है कहां पर स्टडी करना, ये बताइए। कहता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में 26 नंबर सीधा सीधा कर रहा है, वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक एंगल थीटा बाई 2 विथ हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ पर एंगल थीटा है, ये क्वेश्चन में यहाँ भी एंगल थीटा ही दिया है। लेकिन आप बताइए इस क्वेश्चन में जहां पर हम स्टडी किए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको कंसेप्ट लगाना है अलग से। देखिए इसीलिए दोनों क्वेश्चन को साथ साथ रहने दिया, हम अभी क्वेश्चन मिटाए नहीं है आप लोग के लिए। बात समझिए ध्यान से, आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता था कि एक गेंद को हवा में फेंक दिए, हवा में इस तरह से थीटा एंगल फेंकिएगा तो ये पाराबोलिक पाथ होगा। तब पाराबोलिक का अगर छोटा सा पार्ट कंसीडर कीजिएगा तो सर्कुलर पाथ का जैसा बिहेव करेगा। पाराबोलिक पाथ का अगर छोटा सा पार्ट कंसीडर कीजिएगा तो आपका सर्कुलर मोशन के जैसा बिहेव करेगा। तो इस क्वेश्चन में कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाइए और वहां पर उस पार्ट को कंसीडर कीजिए। जब कंसीडर कीजिएगा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, तो सर्कुलर मोशन का पार्ट इधर है यानी रेडियस नीचे है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया आपका, mg डाउनवर्ड लग गया, और कोई फोर्स नहीं था। दोनों को बैलेंस किए, यहाँ से रेडियस निकल गया। लेकिन वेलोसिटी यहाँ जो था वो मालूम नहीं था। तो याद कीजिए प्रोजेक्टाइल सर्कुलर मोशन की बात को याद कीजिए। जब सर्कुलर मोशन की बात को याद कीजिएगा तो यूनिफॉर्म मोशन हमेशा जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो यू कॉस थीटा होता है। क्योंकि वर्टिकल मोस्ट पर जाने के बाद वर्टिकल, जैसे कि यहाँ पर जाइएगा तो दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमको मिलता है। कौन कौन, एक इधर मिलता है आपको यू कॉस थीटा और एक मिलता है इधर यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा कंपोनेंट है जो धीरे 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 जीरो हो जाएगा, जाकर के क्या होगा, जीरो हो जाएगा वर्टिकल पर। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यू कॉस थीटा था वो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, हर एक पॉइंट पर वही रह जाता है ना, सेम रह जाता है। तो यहाँ पर लेकिन अगला जो क्वेश्चन में कहता है, आप बताइए यहाँ पर जब ये वर्टिकल मोस्ट पर स्टडी कर रहे थे तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है जो भी है और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना है, ये बताइए आप लोग। अब हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल के बीच का वेलोसिटी क्या है, मतलब एंगल कितना है, ये बताइए आप लोग जल्दी से। कितना एंगल है, 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब क्वेश्चन में कहता है तो 0 डिग्री नहीं लीजिए, आपको कहता है एक ऐसा पार्ट कंसीडर कीजिए इस पूरे पाथ में, ऐसा इधर भी वर्टिकल से इधर भी उधर भी दोनों जगह पर वैसा पोजीशन मिलेगा। तो कहता है एक ऐसा पार्ट कंसीडर कीजिए, ऐसा पार्ट कंसीडर कीजिए कि जहां पर पार्टिकल जो वेलोसिटी अपना बनाएगा, ये वेलोसिटी जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा भी, ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं रेड पेन से, वह पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाए, लेकिन कितना, ये एंगल मात्र ये थीटा बाई 2 बनाए। कितना बनाए, थीटा बाई 2 बना ले। अब इस पोर्शन को सर्कुलर मोशन समझना, इस पोर्शन को सर्कुलर मोशन समझना, बस इतना याद कीजिए, इस पोर्शन को सर्कुलर मोशन समझना है। तो सर्कुलर मोशन अब इस पोर्शन को समझिएगा
तो याद कीजिए ध्यान से, अगर आप ऐसे सर्कुलर मोशन है तो आपका सेंटर ऑफ सर्किल नीचे होगा, लेकिन अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिए सर्कुलर मोशन तो सेंटर ऑफ सर्किल इधर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और बीच में रखिएगा तो इधर तिरछा जाएगा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हमको कहिए सर यू वाला ये लाइन मिटा दीजिए तो देखने में फिगर अच्छा लगेगा तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सर्कुलर पाथ का जो मोशन का जो सेंटर होगा ना वो ऐसे होगा आपका, ऐसे इधर होगा, कहीं इस लाइन में कहीं होगा, बस इतनी समझ लीजिए। इस लाइन में कहीं होगा आपका क्या, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होगा इसका, किसका, यहाँ जो सर्कुलर मोशन आप कंसीडर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन में कहीं होगा। तो mv²/r जो है आपको इधर लगेगा, इसकी फुल गारंटी mv²/r। लेकिन ये वाला वेलोसिटी v क्या होगा अभी तक हमको पता नहीं है, बस इतनी सोच लीजिए, ये v वेलोसिटी हमको पता नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा mg, जो इधर नहीं लगेगा। अब mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इधर, इस बात को समझ लिए, क्योंकि mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। यानी कि बात समझने की कोशिश कीजिए, अब यहाँ पर फिगर कैसे बदल गया उस कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिए तो आपको मजा आ जाएगा, एकदम पूरी तरह से मजा आ जाएगा, बस इतना सोच लीजिए। अब आप लोग एंगल की बात कीजिए, ये हॉरिजॉन्टल से वेलोसिटी θ/2 एंगल बनाए हुए था, तो ये एंगल भी जो होगा आपका θ/2 होगा, बस इतना याद कर लीजिए। ये भी एंगल आपका θ/2 होगा, देख लीजिए ध्यान से, ये भी एंगल θ/2 होगा। जब पिक्चर नहीं दिखता हो तो रिप्लाई में जो हम बोलते रहते हैं वो तो समझ रहे हैं, θ/2 होगा, बस इतना समझ लीजिए, θ क्या होगा आपका 2 होगा। कैसे सर? अब हम सर कैसे ये θ/2 होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। आप ये वेलोसिटी और ये रेडियस में एंगल कितना होता है ये पहले बताइए। 90 डिग्री। क्यों? 90 क्योंकि ये टेंजेंट है, ये सेंटर ऑफ सर्किल है 90 डिग्री। तो बताइए बड़ा सा एंगल कितना होगा, आप बताइए आप लोग, ये बड़ा सा एंगल कितना होगा ये बताइए आप लोग। 90 में से θ/2 घटा देना है, नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, ये बोलिए। अब उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इस दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। θ/2 इसको जोड़िए। आप बताइए कि इस ये θ/2 एंगल है, ये कितना है, θ/2 एंगल है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये एंगल कैसे निकालिएगा आप ही बताइए। आप लिखिएगा ना कि 90 बराबर θ/2 अब प्लस x पता नहीं है ये एंगल हमको, तो x बराबर लिखिएगा 90 माइनस θ/2 लिखिएगा। जब ये वैल्यू हमको आ गया, ये वैल्यू पता चल गया, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अब ये एंगल पता आपको नहीं है, तो आप बताइए इस दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 90 माइनस θ/2 आ गया तो आप लिखिएगा 90 माइनस θ/2, ये एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, आप प्लस ये एंगल पता नहीं उसको बाई मान लीजिए, इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको उधर ले जाइएगा तो बाई बराबर θ/2 आ जाएगा। अब समझ में आ गया कि अभी भी नहीं समझ में आया, बोलिए। अब आ गया सर। आ गया। तो इसको मिटा देना, जिनको दोबारा समझना होगा YouTube पर वीडियो डालेंगे उसमें फिर से देख लीजिए रिकैप करके, क्योंकि हमको देखिए ज्योमेट्री यहाँ नहीं समझाना था, हमको फीस का प्रॉब्लम यहाँ समझाना है। देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, ये mg है तो इतना बात तो समझ में आपको आ गया, एकदम क्लियरली समझ में आ गया, कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, इतना हमको पता चल गया है। अब देखिए सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ये है, यानी इसको हम लिख देते हैं, ये सेंटर है ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये लिख देता है ऐसे देखे, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। जब इतना समझ में आ गया तो अब सेंटर का लाइन ये हो गया, इसको एक्स एक्सिस मानना है, बस समझ लीजिए, यही आपको इसको एक्स एक्सिस मानना है, बस यही समझ लीजिए। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, यानी इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा इसका ये होगा mg sin थीटा, इधर की ओर हो जाएगा mg, देखिए ध्यान से लिख रहे हैं mg sin θ/2 होगा, बस इधर से समझ लीजिए इतना। सॉरी, जिधर से एंगल सटी उधर कॉस कंपोनेंट ना,
तो आपका हो जाएगा mg cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, जिधर से एंगल सेट किया उधर कॉस कंपोनेंट जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बैलेंस हो रहा है किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर जो बैलेंस हो रहा है वो mg cos थीटा बाई 2 से बैलेंस हो रहा है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आपको, ये बताइए। क्योंकि इधर का कंपोनेंट लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको सेंटर की ओर लाइन हो गया mg cos थीटा बाई, जिधर से एंगल सट गया उधर कॉस कंपोनेंट, और वही आपको इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया तो फिर आगे अलग पॉइंट समझाना है। ये अभी सर्कुलर मोशन का बात समझाए हैं, अभी प्रोजेक्टाइल का पूरा इसमें रिवीजन होने वाला है। ये क्वेश्चन इतना छोटा नहीं है। mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg cos थीटा बाई 2 हुआ। ये बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ये बताइए पहले। इसके बाद ही अब सर्कुलर मोशन का पार्ट चलेगा, और उसके पहले हम क्या करते हैं, इधर वाले पार्ट को मिटाते हैं, क्योंकि इसका अब हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को, और तब हम ये प्रीवियस क्वेश्चन को अब हटा देते हैं यहाँ पर। अब आप ये समझिए अब ध्यान से यहाँ पर कि इस वेलोसिटी को हमको फाइंड आउट करना है। ये इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए पहले, या फिर अभी इक्वेशन 1 नहीं बनाते हैं तो इसको काटवा दीजिए थोड़ा सा, mm कट गया तब v स्क्वायर या r बराबर डायरेक्टली लिख दीजिए। r बराबर लिखिएगा तो क्या होगा आप ही बताइए, r बराबर लिखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर, तो r उधर जाएगा तो v स्क्वायर इधर बचेगा, और डिवाइडेड बाई g cos थीटा बाई 2 इधर बच जाएगा। इसको इक्वेशन पहला मान लीजिए। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। तो कितने लोगों को वेलोसिटी फाइंड आउट करने आता है ये हमको समझा दीजिए। अब ये प्रोजेक्टाइल में किसी भी पोजीशन का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस कंसेप्ट को अगर पता नहीं है तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी मिक्स क्वेश्चन है ये, आपको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट इसमें ज्यादा सीखना है और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट जो है थोड़ा कम सीखना है, बस इतना ही याद रखिए। तो प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट इसमें जब सीखना है तो बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कह रहे हैं, जो है ना। तो बात समझने की कोशिश अगर करते हैं तो सर्कुलर मोशन में हम अब आते हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल में आते हैं। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है प्रोजेक्टाइल में। अब आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं कि अगर आप u स्पीड से थीटा एंगल पर कोई पार्टिकल को भेज दिए हैं थीटा एंगल पर, तो एक बात समझ लीजिए, कहीं भी जब क्वेश्चन बनाने लगेगा तो u cos थीटा यहाँ पर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और u sin थीटा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। इतना तो पता है आप लोग को, ये भी नहीं पता, ये बोलिए अब ध्यान से। अगर ये बात पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस पोजीशन पर हर एक जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा u cos थीटा ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता है, यहाँ भी u cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है प्रोजेक्टाइल में, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, आए बात समझ में। जब यूनिफॉर्म होता है तो आप ही बताइए कि अब क्या होगा, u cos थीटा सब जगह होगा। अब आपको लेकिन ये वेलोसिटी, हमको ये वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमको यहाँ का टेंजेंटियल ये वेलोसिटी निकालना है, इधर वाला जो कि v है। लेकिन u sin थीटा हमेशा घटते चला जाता है, u sin थीटा वाला वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा घटते चला जाता है, और घटते घटते यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, और यहाँ पर जब टकराता है तो ये जो कंपोनेंट जितना स्पीड से ऊपर की ओर था उतना ही से यहाँ टकरा जाता है, u sin थीटा से टकरा जाता है। ठीक है, तो आपको जो एंगल निकालना है, यहाँ कितना एंगल पर निकालना, थीटा बाई 2 पर निकालना था। इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है आपको ये बात समझ लीजिए कि ये एंगल है जो यहाँ पर बना हुआ है आपका थीटा बाई 2 बना हुआ है। तो थीटा बाई 2 एंगल पर जब बना हुआ है तो वहां पर कैसे निकालिएगा, आप ही बोलिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, गौर से समझिएगा अच्छी तरह से, यानी फिर से इस फिगर को हम बना रहे हैं। आप जहां क्वेश्चन बना रहे हैं वहां पर टेंजेंट की ओर वेलोसिटी भी है, पता नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बाई 2 बना हुआ है, ये बात पता है आपको। और आपको ये भी पता है कि इधर का जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा ये u cos थीटा ऑलवेज होता है। लेकिन इतना बात पता होने के बाद एक बात हमको और पता है कि अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा v cos थीटा बाई 2, इधर होगा v sin थीटा
बाई 2। अगर मान लेते हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी भी है तो इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। एज हॉरिजॉन्टल इन मोशन ऑलवेज यूनिफॉर्म होता है। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में अगर है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, और इस कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन ही बनता है। यानी कि अब आप यहां लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं, v cos थीटा बाई 2 बराबर u cos थीटा होगा। ये ईच एंड एवरी पॉइंट पर लागू होता है प्रोजेक्टाइल में। बहुत लोगों को तो ये सब पॉइंट याद भी नहीं होगा जो हम बताए हैं। आप बहुत लोग अगर कहीं दूसरी जगह पढ़े होंगे तो समझ लीजिए कि अगर बताए नहीं सर होंगे तो बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पर आपको भी हम ये सब डिस्कशन किए हैं जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाए हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, b cos थीटा बाई 2 इक्वल टू u cos थीटा। यहाँ से यानी वेलोसिटी बराबर जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2 होगा। यानी कि बात समझ लीजिए, अगर आपको किसी पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर पूछ दे आपको कि एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दिए हैं, और फिर बोले कि जब यह टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना लिया तो स्पीड क्या है, तो उसके लिए यही फार्मूला लागू होता है। यानी ये प्रोजेक्टाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी भी पोजीशन पर आपका स्पीड निकालने का। इस फार्मूला को अगर भूल जाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, और ये फार्मूला अगर याद है तभी वो क्वेश्चन बनेगा आगे, क्योंकि इसके बाद उसी की जरूरत है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जब लिखिएगा तो क्या होगा आप सोच लीजिए। अब v के बदले ये वाला कंपोनेंट यहाँ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करके लिखिएगा तो ऊपर हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, क्यों हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के ऊपर देख लीजिए है, नीचे था g, अब पहले से एक cos थीटा बाई 2 है, और यहाँ ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि g cos क्यूब हो जाएगा यहाँ, और थीटा बाई 2 होगा। इस बात को समझ लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए। अब यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, और हम एकदम क्लियर बतलाने के लिए तैयार हैं। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये 26 नंबर प्रॉब्लम, तो इसको मिटाते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए, अभी भी बोर्ड पर है। अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसका शायद 27 नंबर क्वेश्चन भी हमको कोई बनाने के लिए बोले हैं, और 30 नंबर भी बोले हैं। तो 27 भी बताते हैं और 30 नंबर भी बताते हैं, दोनों बताते हैं। तब तक आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, है ना। तो इसको मिटाते हैं यहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये सब, बस समझ लीजिए, है ना। और इसका लेवल जो है ना बहुत ही अच्छा था। ये देखिए, 2 पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया था, तो आप यहाँ से एक नहीं बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं, बस सोच लीजिए इस क्वेश्चन से। इसलिए इस क्वेश्चन को रिप्ले करके जितना बार देखिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आप 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ऑनलाइन में समझाने में बड़ा कष्ट है, क्योंकि ये 3D फिगर है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करता हूँ समझाने के लिए। कहता है, ब्लॉक ऑफ मास m मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल एंगेज द वॉल ऑफ अ सिलिंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस r, द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन द विच द ब्लॉक मूव इज स्मूथ, बट द फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। यानी बात को समझने की अगर कोशिश की जाए तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। ये बात आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से। कहता है यहाँ पर, ब्लॉक ऑफ मास m मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल एंगेज द वॉल ऑफ अ सिलिंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस r। यानी कि एक आप समझिए ना कि क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप ध्यान से बात को समझिए। टंकी समझते होंगे पानी वाला, है ना। पानी वाला टंकी हॉरिजॉन्टल रखा हुआ रहता है, और सर्कुलर वाला कौन, प्लास्टिक वाला हम बात कर रहे हैं, उसको ऊपर से पूरा काट दीजिए और थोड़ा सा हाइट छोड़ दीजिए, मतलब थोड़ा सा ऊपर छोड़ दीजिए। और मानिए कि ये टंकी का नीचे वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है, जबकि ये दीवार जो खड़ा है वो क्या है, आपका रफ है। तो यानी कि जब उसमें अब घूमेगा, कहता है 27 नंबर क्वेश्चन का,
पार्ट जो कहता है वो समझ लीजिए 27 नंबर में। तो अब आप बताइए, समझ लीजिए यही आपका टंकी है, ऐसे ऐसे है, सर्कुलर मोशन का पार्ट है। अब ये जो सरफेस है नीचे, ये वाला सरफेस है जो स्मूथ है ये, ठीक है, जबकि ये वाला सरफेस है जो रफ है। बस समझ लीजिए ये सरफेस रफ है। और कोई ऑब्जेक्ट जब नाचेगा तो ये पूरा तो दीवार, तो हम तो दो लाइन दिखा रहे हैं, लेकिन दीवार तो ऐसा होगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम कर्व बनाते हैं, ऐसा दीवार होगा आपका कर्व वाला। अब ऑब्जेक्ट जो है इसमें सट करके घूमेगा, इसमें क्या होगा, सट के घूमेगा, ऐसे ऐसे सट के घूमेगा। तो वर्टिकल दीवार जो है मोशन को अपोज करेगा जब सट के घूमेगा। तो याद कीजिए वर्टिकल दीवार क्या होगा, मोशन को अपोज करेगा जब सट के घूमेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन द स्मूथ बट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक इज म्यू, और उसका कोएफिशिएंट म्यू है। तो मान लिया नाचते नाचते ब्लॉक एक समय यहाँ पर सटा हुआ था, इस बात को हम समझते हैं। तो कहता है यहाँ पर, बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जिसमें वो सटा उसमें वेलोसिटी भी था, तो नॉर्मल फोर्स बाय वॉल ऑन द ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पर दो दो को नॉर्मल फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। आपको दो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, क्योंकि आप समझिए कि एक नीचे वाला ये सरफेस है और ये सर्कुलर ऐसे ऐसे सर्कुलर बेंड सरफेस है, ये ऐसे है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ टच होके घूम रहा है यहाँ पर, तो नीचे भी तो सटा हुआ रहेगा यहाँ पर, और यहाँ टच भी रहेगा। तो यहाँ पर दो नॉर्मल लगेगा, यानी एक नॉर्मल जो लगेगा आपको इधर से लगेगा, एक नॉर्मल इधर वाले दीवार से इधर लगेगा, एक नॉर्मल इधर लगेगा, तो उसको n1 मान लीजिए या n मान लीजिए। एक नॉर्मल नीचे वाले दीवार से लगेगा जो इधर लगेगा, वो n1 मान लीजिए, अलग अलग नॉर्मल लगेगा। इस n1 वाले नॉर्मल को जो बैलेंस करेगा उसका नाम होगा mg, लेकिन इसको जो बैलेंस करेगा उसका नाम होगा mv²/r। यानी सोच लीजिए, देखिए ये एजम्पशन दिमाग में सेट करना पड़ेगा, आपको दिमाग में प्रीव्यू लाना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे रोटेट कर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। और आपको कहा है कि दीवार के द्वारा नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो ए नंबर का आंसर हो गया, दीवार के द्वारा जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वह हर हाल में mv²/r होगा। इस नॉर्मल की वो बात ही नहीं किया है क्वेश्चन में, बात समझ लीजिए, n1 बराबर mg की बात ही नहीं किया है आपको। फिर देखिए बी पार्ट में क्या पूछता है, फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका दीवार के द्वारा पूछा है, क्योंकि ये तो स्मूथ था, तो दीवार के द्वारा। जब आप बताइए ऐसा है, आप पेन ये इस दीवार में सट के जब मूव करेगा, ऐसे जब सट के मूव करेगा तो इस पर फ्रिक्शन बाहर क्यों लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा दीवार के, यानी फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू वॉल, दीवार के द्वारा क्या लगेगा, तो F बराबर म्यू n होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, और n का वैल्यू क्या है, तो म्यू mv²/r हो जाएगा। बी नंबर पार्ट। अब सी नंबर पार्ट में क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सी नंबर पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताइए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब आप ही बताइए। ऐसा रोड पर ये जब स्लाइड कर रहा है, नीचे स्मूथ है और गेंद को स्लाइड करके छोड़ दिए हैं, तो जैसे ही ये चलेगा इधर की ओर, तो उधर की ओर एक लगेगा आपको फ्रिक्शन फोर्स। यानी कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि दीवार अगर ऐसा आपको दिखा दें, हम सी पार्ट के लिए, अगर सी पार्ट के लिए हम दीवार ऐसा दिखा दें कि दीवार ऐसा इस पर टच कर रहा था, और अगर आपका वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी इधर है, ये दीवार है ऐसा, पूरा ये दीवार है ऐसे ऐसे, और इस दीवार पर ये ऑब्जेक्ट टच होकर के मूव कर रहा था, तो वेलोसिटी इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे की ओर लग रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। तो आप बताइए मोशन के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, अपोजिट में एक फोर्स है, तो डिसलेशन तो होना ही है। तो फिर क्या लिखिएगा आप ही बताइए, आप अपोज में फोर्स है तो आप लिखिएगा माइनस फ्रिक्शन बराबर m में लिखिएगा। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखिए क्या आया है, mv²/r, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा, आप mv² m कट जाएगा, माइनस म्यू v²/r आ जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि इतना से वो डीएक्सेलरेट कर रहा होगा वो सिस्टम। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, डी नंबर में, इंटीग्रेट द
फॉलोइंग सिस्टम ऑब्टेन द स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन के बाद स्पीड पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए कि दीवार जो होगा चारों तरफ से सिलेंडर जब ऐसा बनाया होगा, सिलेंडर ऐसा, तो कहता है एक चक्कर लगाने के बाद उसका स्पीड क्या होगा। तो एक चक्कर लगाने के बाद उसका स्पीड घटेगा। स्पीड क्यों घटेगा इस बात को समझ लीजिए, है ना। एक चक्कर लगाने के बाद स्पीड उसका घटेगा, तो डिएक्सेलेरेशन ही आया। तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि dv बाई dt होता है, या फिर वहां पर क्वेश्चन में लिख दिया है। एक इक्वेशन आ गया आपका सी नंबर में। डी नंबर में आप जानते हैं ए बराबर dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ले जाना है तो dx बाई dt कर लीजिए, dx बाई dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो v dv बाई dx आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला आ गया। तो आप v dv बाई dx इक्वल टू लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, माइनस म्यू v स्क्वायर बाई म्यू v स्क्वायर बाई आर लिखिएगा। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, v dv v के फंक्शन को इधर ले आइए, तो v dv बटा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू बाई आर, और क्या होगा dx हो गया। अब फंक्शन मैच कर गया, एक तो कट गया। अब इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो याद कीजिए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा, v dv का इंटीग्रेशन होगा कहां से, तो माइनस म्यू आर तो बाहर आ जाएगा क्योंकि म्यू भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, और dx का इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा वो सोचिए। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जब फेंका गया था तब v नॉट से फेंका गया था। अब फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं, उसको भी मान लिए। जबकि जब चलना शुरुआत क्या होगा, तो जीरो डिस्टेंस से चलना शुरुआत क्या होगा, और एक चक्कर जब मार लेगा, एक चक्कर जब मार लेगा तो डिस्टेंस कवर कर लेगा ट्वाइस पाई आर, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर लेगा। इस बात को समझ लीजिए, कितना कर लेगा, 2 पाई आर। अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आंसर नहीं आ जाएगा, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इंटीग्रेट करके हमको आंसर मिला के दिखाइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग से इंटीग्रेट हो गया, बताइए जल्दी से कि हम ही को करना पड़ेगा। हो गया सर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है ना, भी कटेगा तो नीचे ही लिखाएगा ना भी, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ऐसे भी लिखाएगा, एक ही भी न कटा था तो नीचे होगा। अब बताइए dv बाई v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, तो ln v होगा। तो आपको यहां से लिखाएगा v नॉट से v और माइनस म्यू बाई आर हो जाएगा। और जरा ध्यान से देखिएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये 0 से 2 पाई आर होगा। देखिए इसको जब लिखिएगा तो ये हो जाएगा ln v बाई v नॉट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू इन बाई आर इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो r से r कट जाएगा, तो इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस पाई इंटू म्यू आ जाएगा। आपको कहता है वेलोसिटी निकालने के लिए तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग तो स्क्रीनशॉट लिए भी होंगे, और नहीं तो फिर तो बात समझ लीजिए, इधर मिटाएंगे तभी हम लिख पाएंगे अब आगे, है ना। तो कहता है क्वेश्चन में आपको आगे कि आपको निकालना है वेलोसिटी, तो क्या कीजिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, क्या कीजिए, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, उसके बाद टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लीजिए। तो एंटी लॉग लेने के बाद लॉग गायब हो जाता है और बच जाता है v बाई v नॉट, और जिधर लॉग नहीं रहता है वो पूरा फंक्शन e के पावर में चला जाता है, ये रूल है। तो माइनस ट्वाइस पाई और ये म्यू है, इसलिए v बराबर होगा v नॉट e का पावर माइनस माइनस ट्वाइस पाई म्यू, यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि एक रिवोल्यूशन के बाद उसका वेलोसिटी जो है इतना बच जाएगा, है ना, यानी कि घटते घटते माइनस साइन है, यानी एक समय ऐसा आएगा कि ब्लॉक रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बताना है 30 नंबर, वो भी जल्दी से बताते हैं, है ना। आप समझ लीजिए होंगे बात को अच्छी तरह से, है ना।
देखिए जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से, तभी बात समझ में आएगी, अन्यथा तो फिर कष्ट तो होगा ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा। जो देखिए 30 नंबर में, 30 नंबर में क्या कहता है, अ टेबल विथ अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड ऑन अ केबिन which move in a circle of a large radius r। स्मूथ, देखिए कहता है मान लीजिए कि यही टेबल है, देखिए ये बुक को मान लीजिए टेबल है, और इस बुक को ना धागा एक इंच ऐसे बांध दीजिए बहुत लंबा तक, आप बुक को पूरा ऐसे नचाने लगे ऐसे तेजी से रूम में पकड़ करके, या छत पर बड़े से छत पर चले जाइए और उसको नचाने लगिए, तो क्या होगा। तो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट को नचा रहा है ऐसे पकड़ के, फिगर भी दिया हुआ है आपका, हम भी फिगर बना रहे हैं, ऐसे पकड़ के नचा रहा है, देखिए ऐसे है ये केबिन, और ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये बुक जो बनाया गया है, ये जो सरफेस है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एगो चक्री ऐसे दिया हुआ है, ऐसे चक्री है ऐसे, ये है ना, चक्री रोटेट कर सकता है, और इसमें एक धागा लगा के एक ऑब्जेक्ट इधर है और दूसरा धागा लगा के एक ऑब्जेक्ट इधर है। इसका मास जो है m है, इसका मास है जो 2m है, इसका मास m है, इसका मास क्या है आपका 2m है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है m, और इसमें ऐसे m1 m2 लिखा, लेकिन m और 2m है मास। कहता है उसके बाद कहता है इसको जो पकड़ के नचा रहे हैं ना, यहाँ से सेंटर से ऐसे नचा रहे हैं, यहाँ से ऐसे, मतलब ये पूरे सिस्टम को, टेबल को नचा रहे हैं इसके अबाउट ऐसे, बस समझ लीजिए। और इसका जो रेडियस है वो r है, ये रेडियस क्या है इसका, r है, इस बात को समझ लीजिए, क्या है ये रेडियस आपका r है। इनिशियली द मास हेल्ड पर्सन इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एल्सेशन ऑफ द मासेस एज सीन फ्रॉम द केबिन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है यहाँ पर कि इस केबिन को जो नचा रहे हैं ना, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, केबिन को नचाइएगा बहुत दूर से, तो ये बहुत बड़ा है, यानी इस पर एगो फोर्स लग जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, और इस पर एक फोर्स लग जाएगा 2mv स्क्वायर बाई आर, ऐसे लग जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि रेडियस बहुत ज्यादा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर लगने लगेगा। लेकिन आपको पता है ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, यानी ये ब्लॉक इधर चलने लगेगा और तब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ये बात समझ लीजिए। लेकिन अभी पूरा एबीडी नहीं बनाए, इस पर एक एबीडी नॉर्मल जो है हवा में होगा और mg उसका नीचे होगा, इसका भी नॉर्मल हवा में होगा और mg उसका नीचे होगा। यानी कि यहाँ के लिए अगर एरो ऐसे दे देते हैं और लिखते हैं कि यहाँ नॉर्मल जो होगा उसको n1 मान लेते हैं, और वो हवा में ऊपर होगा, और इसका mg जो होगा नीचे, वो जमीन के अंदर नीचे होगा, यानी टेबल से नीचे होगा। एरो देके यहाँ भी लिख रहे हैं, इसके लिए n2 जो है वो भी हवा में होगा ऊपर की ओर, बोर्ड से ऊपर, और बोर्ड से नीचे जो होगा mg, तो यहाँ 2mg होगा ऐसे नीचे। लेकिन इसका चूंकि जरूरत नहीं पड़ेगा, लिख दिए हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए और इस रस्सी में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। अब देखिए अगर आप एफबीडी ऑफ 2m बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्वाइस m बनाते हैं, तो मोशन के डायरेक्शन में फोर्स जो है वो क्या होगा 2mv स्क्वायर बाई आर माइनस टेंशन इक्वल टू m में, तो 2m इंटू ए, इक्वेशन नंबर पहला। और फिर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइएगा, किसका, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m का बनाइएगा। तो मोशन के डायरेक्शन में आपका टेंशन है, देख लीजिए। अपोजिट में क्या है, mv स्क्वायर बाई आर है, देख लीजिए mv स्क्वायर बाई आर है, आई इक्वल टू क्या लगेगा m में। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़िएगा तो टेंशन गायब हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 1 + 2 को जैसे ही ऐड कीजिएगा आप, तो mv स्क्वायर बाई आर बराबर बच जाएगा 3ma, तो m से m कट गया, यानी एक्सेलरेशन बराबर जो आपका बच गया v स्क्वायर बाई 3r, ये आ गया। अब किसी एक इक्वेशन से चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही चलिए, तो टेंशन निकालना है तो टेंशन को उधर कर लीजिए, तो आपका टेंशन बराबर आ जाएगा 2mv स्क्वायर बाई आर, और ये जाके उधर माइनस से प्लस, आइए आके इधर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2m, और a का वैल्यू पुट कर दिए कितना, v स्क्वायर बाई 3r। अब आप बात समझ सकते हैं कि क्या होगा, एलसीएम तो 3r हो जाएगा,
अब यहाँ r से 3 तक 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तब 4 हो जाएगा, यानी mv² हो जाएगा। इतना आपका आंसर हो जाएगा टेंशन का। अब बताइए इस क्वेश्चन में किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए अब। और ये आपका एस शर्मा का लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर था सर्कुलर मोशन का। बहुत यूजफुल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन फिर से एक बार पढ़ेंगे तुरंत। वर्क ऑफ एनर्जी में जैसे ही पार करेंगे वर्क ऑफ एनर्जी, तो वर्क ऑफ एनर्जी के बाद सर्कुलर मोशन फिर से चलेगा। बस याद कर लीजिए, वर्क ऑफ एनर्जी के बाद फिर से सर्कुलर मोशन का मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। इसलिए सर्कुलर मोशन का सारा क्वेश्चन और कंसेप्ट याद होना चाहिए A to Z। किन्हीं को और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए जल्दी से। ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो मीटिंग को लीव करते हैं, है ना। अब आप लोग का कोई डाउट भी नहीं रहा, सर्कुलर मोशन समाप्त भी हो रहा है। अगले क्लास से अब वर्क ऑफ एनर्जी चलेगा। क्या चलेगा? वर्क ऑफ एनर्जी चलेगा, ठीक है।